हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री स्कॉलर्स पे। तो आज हम अपनी हिस्ट्री जो कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज़ है उसमें हम आज महाजनपदाज और जो है मगध एम्पायर है उसको कवर करने वाले हैं। इस एक क्लास को पढ़ने के बाद में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का स्टडी मटेरियल पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसी एक क्लास में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है महाजनपद और मगध एम्पायर का, ठीक है। ये सेशन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है, तो पूरा सेशन देखिएगा। तो इसके साथ अब स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। गाइज़, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको भी जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डेली जो है क्विज़ेज़ वगैरह कराते रहते हैं और हर टॉपिक के बाद में, हर क्लास के बाद में उससे रिलेटेड 50 पीवाईक्यूज़ का एक टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं। तो जिससे आपकी जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है? तो आप इसको भी जॉइन करके रख लीजिए। आपको और जो हमारी क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सारी हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर लीजिए, ठीक है? शुरू करते हैं क्लास को। तो 16 महाजनपद, ठीक है? तो जैसे वैदिक काल था, तो जैसे ऋग्वेदिक का जो टाइम पीरियड था और उत्तर वैदिक टाइम टाइम पीरियड था, जो 600 बीसी में जब उत्तर वैदिक टाइम पीरियड खत्म होता है, उसी टाइम पे जो 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 उत्तर वैदिक टाइम पीरियड में जो जन थे, जो जनपद थे, जैसे कि भरत और पुरु ने मिलकर के कुरु जनपद को बनाया था, ठीक है। जैसे तुर्वश और किरवी ने मिलकर के पांचाल को बनाया था। तो ऐसे ही जो जनपद थे वो आपस में मिल करके और बड़े बड़े जनपदों को बना रहे थे। तो जो 16 महाजनपद हैं, तो जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, उस टाइम पे इन जनों से मिलकर के, कुछ छोटे-छोटे जनों से मिलकर के और 16 महाजनपद जो है अस्तित्व में आए थे। और उसी टाइम पे जो है द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। उसी को द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत कहा जाता है, जब उनने मिलकर के बड़े-बड़े नगरों का निर्माण किया था, ठीक है? सेकंड अर्बनाइजेशन इसी को कहा जाता है। तो सेकंड अर्बनाइजेशन की जो शुरुआत है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है और इसमें लोहे का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्यों? कि जैसे जो लोहा है वो उत्तर वैदिक का टाइम पीरियड पे ही आ गया था। इस टाइम पीरियड पे आकर के लोहा इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा इंसानों में कि जैसे खेती के लिए फावड़े, हल वगैरह बनाना, जिससे अंदर तक जो है ज़मीन को खोदा जा सकता था और खेती अच्छी होती थी। बाकी वेपन्स बनाना, शस्त्र-वस्त्र बनाना और भी कई सारे जो लोहे का यूज़ है वो और भी कामों में होने लगा, ठीक है? तो इससे जो है अर्बनाइजेशन बढ़ा, द्वितीय नगरीकरण की जो है शुरुआत हो गई, स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड जो हैं, जो एनबीपीडब्ल्यू है, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है, अगर कहीं भी एनबीपीडब्ल्यू नाम आता है तो वो सीधा-सीधा जाकर के सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण से जाकर के रिलेट कर जाता है। क्योंकि इसकी विशेषता ही ये थी, एनबीपीडब्ल्यू है वो जो है द्वितीय नगरीकरण से ही संबंध रखता है। इसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन में अगर बात करें तो आहत सिक्के जो है, इससे पहले क्या था कि सिक्के नहीं हुआ करते थे, ठीक है। जो लेन देन था उत्तर वैदिक टाइम पीरियड पे और वैदिक टाइम में, वो जो है गायों के द्वारा होता था, ठीक है। गाय जो है लेन देन का साधन थी, गाय ही पैसे का साधन थी। जिसके पास ज्यादा गाय वो पैसे वाला। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते-आते जो है और जो इस टाइम पीरियड पर सिक्कों का जो है शुरुआत होने लगी थी। सिक्के जो है आहत सिक्के बनते थे, पंच मार्क्ड कॉइन जो होते थे, जैसे मेटल को पिघला करके, जैसे इस टाइम पे जो है सिल्वर मेटल्स यूज़ होता है सिक्कों में। तो सिल्वर मेटल को पिघला करके और उसपे एक पंच टाइप का मार करके उसको कॉइन बना दिया जाता था। इसलिए उसको पंच मार्क्ड कॉइन कहा गया। अब बात करें तो जैसे इनका हमें कैसे पता चलता है कि ये 16 महाजनपद थे, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों के नाम मिले हैं। 16 महाजनपद थे, इनके अलावा छोटे-छोटे महाजनपद भी रहे, जनपद भी रहे होंगे। ये 16 तो महाजनपद थे। जैसे आज के टाइम पे महानगर होते हैं ना, नगर भी होते हैं, महानगर भी होते हैं। उसी तरीके से ये तो 16 महाजनपद थे उस टाइम पे। जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, इसमें भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, ठीक है। अब बात करें ये 16 जो महाजनपद थे, इनमें 14 जो जनपद थे, 14 महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक थे और 2 जो जनपद थे वो थे गणतंत्रात्मक। वज्जी और मल्ल ये 2 थे गणतंत्रात्मक, बाकी सब जो है राजतंत्रात्मक थे। मतलब इनमें राजतंत्र जो व्यवस्था थी वो थी, एक राजा हुआ करता था जिसको निरंकुश था, राजा के बाद राजा का बेटा, उसके बाद राजा का बेटा, जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या था कि जनता राजा को चुनती थी और उसको राजा बनाती थी, ठीक है। तो ये गणतंत्रात्मक दो थे। इसके बाद बात करें तो 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद जो थे वो गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित थे।
16 में से 10 महाजनपद जो है वो गंगा घाटी में स्थित थे। इसके अलावा जो 6 बचते हैं, जैसे कि असमक हो गया ये दक्षिण में, अवंती एमपी वाला, गांधार जो नॉर्थ वेस्ट में, कंबोज नॉर्थ वेस्ट में, चेदी ये भी एमपी में पड़ता है, और मत्स्य, ये सारे जो थे ये गंगा घाटी में नहीं स्थित थे। ये 6 हैं गंगा घाटी में नहीं थे, बाकी 10 महाजनपद गंगा घाटी में जो है गंगा वैली में स्थित थे, मौजूद थे। इसके अलावा बात करें जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे, तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद जो है वो स्थित थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। अब जो ये महाजनपद थे, इनमें 4 जो महाजनपद हैं वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। चारों में कौन-कौन से नाम आते हैं, जैसे मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे। इनमें भी जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, जो आगे चल कर के एक बड़ा साम्राज्य बनता है, वो था मगध। ठीक है? आगे जाकर के मगध का इतिहास बनता है। बाकी सब जो है ये सारे जो है मगध एम्पायर्स थे, वो इन सबको अपने आप मगध में मिला लेते हैं। ठीक है? सेम मटेरियल जो है इंग्लिश में भी दिया गया है। सेकंड अर्बनाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू हैव अकर्ड इन 6th सेंचुरी बीसी में, और द यूज ऑफ आयरन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस। और एक ये है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ second urbanization. The use of punchmark coins also began the 2nd century BC. ठीक है? ये सब कुछ जो है सेकंड अर्बनाइजेशन के फीचर्स थे। और द नेम ऑफ 16 महाजनपदास एज मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय एंड द जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र आल्सो प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। ठीक है? और out of 60 Mahajanpadas, 16 were monarchies and 2 was the republics of. Or among the 10, among these 16 Mahajanpadas, 10 Mahajanpadas were located in the Gange Valley, and the remaining 6 is Asmak, Avanti, Gandhar, Kamboj, Cheti, and Matsya was not situated in Ganga Valley. और एक ये है कि 8 महाजनपदास was located in the present day उत्तर प्रदेश। ठीक है? Among them, 4 महाजनपदास was the most powerful and followed by the monarchical system of governance। ये चारों कौन से थे? मगध, कौशला एंड वत्स और अवंती, ये चारों थे। इनमें भी मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली बनता है। आगे चल करके इसी का राज चलेगा। ठीक है? बात करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है 16 महाजनपद आज का, तो महाजनपदों में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किससे बनते हैं, कि कौन सा महाजनपद था और उसकी राजधानी क्या थी। मेनली आपको 16 महाजनपद जितने भी हैं उन सब की राजधानियां याद होनी चाहिए, कि इस महाजनपद की क्या राजधानी थी, और हो सके तो इसका रीजन भी अपने दिमाग में रख लेना एक छोटा सा, कि कौन सी जगह पे ये था। ठीक है? ये मेन है। इसके बाद इनकी हिस्ट्री में थोड़े से दो तीन पॉइंट्स हैं, वो मैं अभी कवर करा दूंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इनकी कैपिटल्स से बनते हैं। ठीक है? तो जैसे अगर हम बात करें काशी की कैपिटल क्या थी? वाराणसी। कौशल की कैपिटल क्या थी? कौशल में दो राजधानियां थी, नॉर्थन कौशल में श्रावस्ती और साउथर्न कौशल में कुशावती, ये दो इसकी राजधानियां थी। अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है? मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। गिरिव्रज इसकी शुरुआती थी राजगृह, फिर बिंबिसार ने बनाई। ठीक है? तो ये इसकी राजधानी थी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी है वैशाली और मिथिला, मिथिला भी बोलते हैं। मल्ला की राजधानी है कुशीनारा पावा। अवंती की राजधानी, अवंती की दो राजधानियां थी। ठीक है? नॉर्थर्न जो थी उसकी थी अवंती, और साउथर्न जो थी उसकी थी माहिष्मती। चेदी की राजधानी बात करें तो चेदी की राजधानी थी सोथिवती, इसको कहीं कहीं सुक्तिमती भी बोला गया है। ठीक है? अस्मक जो था इसकी राजधानी थी पोतन या पोटल। अस्मक एकमात्र था जो दक्षिण में था, साउथ इंडिया में था। कुरुक्षेत्र की कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, सॉरी। पांचाल की राजधानी, पांचाल की दो राजधानियां थी, एक नॉर्थन पांचाल था जिसकी राजधानी थी अहिछत्र, और साउथर्न पांचाल था जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है? और मत्स्य की बात करें तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और बैराट बोले तो बैराट या विराटनगर एक ही बात है। मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य जो है एकमात्र था ये राजस्थान में पड़ता था। ठीक है? सूरसेन मथुरा में था, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी, या राजपुरा जिसको बोलते हैं। ये इनकी जो है कैपिटल्स हैं। ये कैपिटल्स मैं बताऊं तो याद होनी ही चाहिए, किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता कि याद नहीं हो पाएंगी, ये तो करनी ही पड़ेंगी आपको। ठीक है? और
इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इनकी जो सिचुएशन है, जैसे जो नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम में थे, जैसे कंबोज, गांधार, ये दोनों उत्तर वेस्ट में थे। बाकी कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, कौशल, काशी, मल्ल, वज्जी, मगध, अंग, चेदी, ये सारे जो हैं, ये एक तरीके से बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में सब मौजूद थे, ठीक है। और अवंती ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में था, और मत्स्य ये राजस्थान में था, एकमात्र था जो राजस्थान में स्थित था, ठीक है। और असमक जो है, ये एकमात्र महाजनपद था जो साउथ इंडिया में लोकेटेड था, असमक, ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इन महाजनपदों से जो जो की पॉइंट्स हैं उनको एक बार जो है गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे काशी महाजनपद, काशी महाजनपद वाज लोकेटेड अराउंड प्रेजेंट डे वाराणसी। ये जो वर्तमान में वाराणसी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काशी महाजनपद हुआ करता था। इट कैपिटल वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वरुणा एंड अस्सी। ये जो वाराणसी है, काशी की राजधानी है। तो जो वाराणसी है, ये वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में, जैसे ये वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा था। तो ये भी आपको याद रखना है। काशी का एक जो पावरफुल राजा था, वो था ब्रह्मदत्त। काशी का पावरफुल राजा है जिसका नाम मिलता है ब्रह्मदत्त। इवेंचुअली अजातशत्रु annexed काशी इनटू मगध। अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिलाया था, ठीक है। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ काशी इन फाउंड द अथर्ववेद। अथर्ववेद में काशी का जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सबसे पहले जो उल्लेख है काशी, जो काशी वर्ड मिलता है, काशी जगह का जो नाम है, वो अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है, ठीक है। ये मैंने अपने वैदिक टाइम पे भी पढ़ाया है। काशी वॉज फेमस फॉर इट्स ट्रेड, किस किस में, कॉटन ट्रेड, सिल्क टेक्सटाइल, एज वेल एज हॉर्सेज, घोड़ों के व्यापार के लिए, रेशम के व्यापार के लिए, और सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए। जो काशी जो है फेमस था उस टाइम पे, ठीक है। कौशल की बात करी जाए तो कौशल महाजनपद वाज लोकेटेड अराउंड प्रेजेंट डे फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। फैजाबाद उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उस जगह पे कौशल महाजनपद हुआ करता था। और द कैपिटल ऑफ नॉर्थर्न कैसल वाज कौशल वाज श्रावस्ती, while the capital of southern कौशल was कुशावस्ती। ड्यूरिंग द रामायण पीरियड, रामायण काल के समय, रामायण के समय या रामायण काल में अयोध्या वाज द कैपिटल ऑफ कौशल। रामायण काल में अयोध्या राजधानी थी कौशल की, ठीक है। और लेटर द अजातशत्रु एनेक्स्ड द कौशल इनटू मगध। अजातशत्रु ने कौशल को भी मगध में मिलाया, अजातशत्रु ने काशी को भी मगध में मिलाया, ठीक है। श्रावस्ती इज आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न महेत। वर्तमान में महेत जो है, महेत नामक स्थान से श्रावस्ती की पहचान करी जाती है। वर्तमान में अभी प्रेजेंट डे में महेत नामक स्थान से श्रावस्ती की पहचान करी जाती है। एंड द रेमनेंट ऑफ जैतवन बिहार, जैतवन बिहार के अवशेषों की जो पहचान है वो सहेत से करी जाती है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से दीज आर रेफर्ड टू एज टुगेदर सहेत एंड महेत, सहेत महेत, सही, ठीक है। महेत क्या है, श्रावस्ती के आइडेंटिफिकेशन वर्तमान में, और सहेत क्या है, जैतवन बिहार के जो अवशेष हैं वो सहेत बोले गए हैं, सहेत जगह पे मिलते हैं। द किंग प्रसेनजित, अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध का समकालीन था प्रसेनजित, और ये कौशल का राजा था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का समकालीन था। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, सेम कंटेंट है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। सेम कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। जैसे जैसे कि काशी जो है वाराणसी क्षेत्र में था, वरुणा अस्सी नदियों के बीच में, ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा। अजातशत्रु ने काशी को मगध में मिलाया। सबसे पहले अथर्ववेद में इसका उल्लेख। सूती वस्त्र, रेशम के और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था काशी। कौशल की बात करें, वर्तमान फैजाबाद के आसपास। श्रावस्ती इसकी उत्तरी की राजधानी, दक्षिणी कौशल की कुशावती। रामायण काल में इसकी राजधानी जो अयोध्या थी। बाद में अजातशत्रु ने कौशल को जो है मगध में मिला लिया। श्रावस्ती की पहचान सहित जो है महेत से करी जाती है, और जैतवन बिहार के अवशेषों की पहचान जो है वो सहेत से की जाती है। सम्मिलित रूप से इनको सहित महित बोला जाता है। कौशल के राज्य प्रसेनजित, जो कौशल जो राज्य है, कौशल के राजा जो है वो प्रसेनजित थे। वो बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। ये राजा है, राज्य हो गया, सॉरी बाई मिस्टेक हुआ है, राजा है ये। कौशल के राजा प्रसेनजित जो है ये बुद्ध के समकालीन थे। इसके बाद अगर बात करें, हम्म
जो कौशल के राजा थे प्रसेनजित, उसको खेमा ने खेमा ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। खेमा कौन थी? खेमा या क्षेमा मध्य प्रदेश की जो राजकुमारी थी जिसका विवाह बिंबिसार से हुआ था, ठीक है? तो मगध राज सॉरी मगध राज बिंबिसार की पत्नी थी खेमा, जिसने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध एवं प्रसेनजित की भेंट का जो वर्णन है, ये जो मिले थे, इनके जो मुलाकात का वर्णन है, वो भरूच स्तूप पर अंकित है। दीघचारायण, मृगधर एवं श्रीधर। दीघचारायण, मृगधर एवं श्रीवृद्ध, ये तीनों जो है प्रसेनजित के मंत्री थे और ये प्रसिद्ध मंत्री थे उस टाइम पे, ठीक है? मध्यम निकाय के अनुसार प्रसेनजित ने बुद्ध के बारे में कहा था, भगवपी कौशल को, अहमपी कौशल को, अहमपी अश्विति को और भगवपी अश्विति को। ये प्रसेनजित ने कहा था। कहाँ का राजा था ये? कौशल का राजा था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह जो है ये वाजिरा का विवाह मगध नरेश अजात शत्रु से किया था। प्रसेनजित कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ मतलब महात्मा बुद्ध के परिवार में जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। लेकिन शाक्य जो है इस विवाह को नहीं चाहते थे प्रसेनजित से करना। इसलिए शाक्यों ने क्या किया? राजकुमारी के बदले में अपनी दासी वासवखतिया या फिर मल्लिका का विवाह जो है ये प्रसेनजित से करवा दिया। अब मल्लिका से जो है विड्डूब पैदा हुआ। आगे चल के आपको बताया जाएगा इसमें कि इसने जो है आक्रमण किया था उन पे, फिर उन पे इसकी बेइज्जती हुई थी ना, वहां पे जाकर किसने इसका मजाक उड़ाया था, तो फिर इसने वहां पे आक्रमण किया। इसको आगे पढ़ेंगे अपन। अंग, इसके बाद हम अंग की बात करते हैं। अंग महाजनपद जो है वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में पड़ता था और अंग का शासक जो है वो ब्रह्मदत्त था। इसने भद्दीय राजा को पराजित किया था। अंग जो है अंततः बिंबिसार ने मगध में मिलाया था, ठीक है? अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा, जिसको पुराणों में मलिनी कहा गया है, चंपा मलिनी। इसका जो निर्माण करता है वास्तुकार है चंपा का, वो महागोविंद था। चंपा का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। सेम मटेरियल इंग्लिश में दिया गया है। खेमा इनिशिएटेड किंग प्रसेनजित into Buddhism. The meeting of Buddha and Prasenjit is depicted on the Bharut Stoop. Digcharayan Mrgadhar and Srivid was the minister of Prasenjit. According to the Mazhab Nikaya, Prasenjit once said about Buddha, ठीक है? जैसे भगवान belongs to कौशल and I am belongs to कौशल. I am 80 and the blessed one is also 80. ये कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है किसका? प्रसेनजित का स्टेटमेंट है जी। प्रसेनजित मैरिज डॉटर वाजिरा मगध रूलर अजातशत्रु। प्रसेनजित विश्ड टू स्टेबलाइज मैट्रिमोनियल जो है टाइज, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था कपिलवस्तु शाक्यों के साथ। However, the Sakya did not wish to marry to his family. ये सब मटेरियल जो हिंदी में मैंने अभी बताया वो सब इंग्लिश में आपको दिया गया है। अंग की ऐसे ही बात करी जाए तो अंग, द अंग महाजनपद इंक्लूडेड प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड मुंगेर इन बिहार। ब्रह्मदत्त ऑफ अंगा डिफीटेड भद्दिया इन बैटल। अल्टीमेटली अंग वाज annexed by मगध by बिम्बिसार। The capital of Ang was Champa, whose layout was designed by Mahagovind. In the Puranas, Champa is referred to as Malini. ये याद रखने हैं जितने भी मैंने आपको इसमें जो भी मैंने दिया है, मैंने जो है फालतू का कोई भी मटेरियल नहीं है। एक एक लाइन जो दी है वो इम्पोर्टेंट है और और एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है? ये याद रखनी है आप सभी को। इसके बाद अगर बात करें मगध की, तो मगध महाजनपद located in the present day district of Patna and Gaya. It was most powerful महाजनपद एट द टाइम, क्योंकि उस टाइम पे फिर मगध ही जो महाजनपद है जो आगे चल करके एक साम्राज्य बनता है, ठीक है? बाकी सारे महाजनपद इसमें जाकर के मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ मगध वाज ऑल्सो महागोविंद। महागोविंद इसका भी वास्तुकार था और महागोविंद चंपा का भी वास्तुकार था, ठीक है? याद रखने। बात करें वत्स की, सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रयागराज एंड बांदा उत्तर प्रदेश, ये वत्स था। द किंग उदयन कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड रूल्ड वत्स। वत्स का राजा कौन था? उदयन था, जो बुद्ध का समकालीन था
और ही रिनोव्ड बुद्धिस्ट मॉन्क पिंडोला इनटू इनिशिएटेड उदयन इनटू बुद्धिज्म। एक प्रसिद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था पिंडोल, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था पिंडोल, जिसने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, पिंडोल ने। उदयन जो था उसका जो मैरिड है वो वासवदत्ता से हुई थी, द डॉटर ऑफ चंड प्रगोत। ये अवंती के राजा चंद्र प्रगोत की पुत्री थी। और वत्स वाज लेटर कंक्यूड बाई अवंती। वत्स पर जो है अवंती ने आगे चल करके, अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया था, और फिर आगे चल के अवंती पर अधिकार करता है शिशुनाग। तो फिर वो अवध में, वो मगध में मिल जाती है, सॉरी। ठीक है। बाद में बात करें तो वज्जी की। वज्जी, इट्स कैपिटल वाज वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और वज्जी वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 स्टेट्स। और ये रिपब्लिक में था। ठीक है, गणतंत्र था वज्जी में। मल्ल की बात करी जाए तो लोकेटेड इन द देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इट हैड टू ब्रांचेस, मल्लाज ऑफ पावा, पावा के मल्ल, और मल्लाज ऑफ कुशीनारा, कुशीनारा के मल्ल। सेम स्टडी मटेरियल हिंदी में भी है। ठीक है, वर्तमान में पटना गया में ये मगध स्थित था। शक्तिशाली महाजनपद था। मगध की राजधानी राजगृह थी। वास्तुकार गोविंद। वत्स की बात करें तो वर्तमान इलाहाबाद बांदा जिले में। और बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा उदयन था। ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया उदयन को। उदयन का जो विवाह है वो वासवदत्ता से हुआ, चंद्रप्रगोत की पुत्री से। और वत्स पर अवंती ने अधिकार किया। ठीक है, आगे चल के। और वज्जी की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली थी। 8 राज्यों का संघ था। मल्ल की बात करें तो देवरिया जिले में पड़ता था। इसकी 2 शाखाएं थी, एक पावा के मल्ल और एक कुशीनारा के मल्ल। सेम हिंदी इंग्लिश दोनों में मटेरियल है, और दोनों पढ़ने वाले देख सकते हैं इसको। इसके बाद बात करते हैं अवंती की। ठीक है, अवंती लोकेटेड इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा। ठीक है, ये अवंती था, जो वर्तमान एमपी में पड़ता है, मतलब वेस्टर्न एमपी में। बेतवा रिवर फ्लोड बिटवीन टू कैपिटल्स। अवंती की 2 राजधानियां थी। ठीक है, कौन सी मैंने अभी बताई हुई है आपको। उत्तरी की थी उज्जैन, उज्जैनी। और जो साउथ में थी उसकी कौन सी राजधानियां थी, माहिष्मती, माहिष्मती। साउथ की है माहेश्वती। तो इन दोनों के बीच में जो है ये बेतवा रिवर फ्लो करती थी। और द रूलर ऑफ अवंती ड्यूरिंग बुद्धाज टाइम वाज चंड प्रगोत। बुद्ध के समय चंद्र प्रगोत राजा था, हु कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महाकक्षायन, जो महाकक्षायन के प्रभाव में आकर के और बौद्ध हो गया था। मैंने बौद्ध धर्म में आपको बताया भी है कि अवंती जो था उसमें महात्मा बुद्ध नहीं गए थे। अवंती में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महाकक्षायन को भेजा था। तो महाकक्षायन के प्रभाव में अवंती का राजा जो है चंद्रप्रगोत, ये बुद्ध बन गया था। ठीक है, चंद्रप्रगोत डिफीटेड किंग उदयन ऑफ वत्स। और उदयन लेटर मैरिड चंद्रप्रगोत डॉटर वासवदत्ता। वासवदत्ता से इसका विवाह भी हुआ। और ये उदयन था, ये चंद्रप्रगोत से हारा भी था। और फिर हारने के बाद में संधि हुई, और चंद्रप्रगोत ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इससे। ठीक है। वेन चंद्रप्रगोत फेल इल, ये जो है चंद्रप्रगोत जब बीमार हुआ था, पांडु रोग हुआ था इसको, स्किन रोग होता है एक, स्किन डिजीज होती है पांडु। तो उससे जब ये बीमार हुआ तो बिम्बिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन। बिम्बिसार ने अपना जो क्या कहते हैं राज वैद्य भेजा, जीवक, इसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। आफ्टर द चंद्रप्रगोत, इसके बाद चंद्रप्रगोत के बाद में अवंती का जो राजा है वो कौन था, पालक। पालक राजा हुआ अवंती का। शिशुनाग लेटर अनेक्स्ड अवंती इनटू मगध। अवंती इनटू मगध। शिशुनाग ने आगे चल करके अवंती को जो है मगध में शामिल कर लिया। बात करें चेदी महाजनपद की, तो दिस महाजनपद कवर्ड द प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन एंड इट्स सराउंडिंग्स। उसके आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड का रीजन और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो चेदी महाजनपद में आता था। ठीक है। और चेदी की राजधानी कौन सी थी, सुक्तिमती या सोत्थिवती। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। अस्मक की बात करें, situated on the bank of गोदावरी रिवर, एंड इट वाज ओनली महाजनपद लोकेटेड इन साउथ इंडिया। इसका यही एक क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था वो कौन सा था, वो था अस्मक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अ, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। इसके बाद बात करें
तो कुरु महाजनपद की। कुरु लोकेटेड अराउंड प्रेजेंट डे दिल्ली, मेरठ एंड थानेश्वर। इस जो इनका जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है कुरु महाजनपद था। इट वाज कैपिटल ऑफ इट्स कैपिटल वाज इंद्रप्रस्थ। कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की बात करें तो इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्रुखाबाद में था, बरेली और बदायूं। फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र था उसमें जो है पांचाल महाजनपद था। इट हैड टू कैपिटल्स। पांचाल की दो राजधानियां थी, एक थी अहिछत्र, ये नॉर्थन पंचाल के लिए, और एक थी काम्पिल्य, ये साउथर्न पंचाल के लिए। ठीक है, दो राजधानियां थी। मत्स्य की अगर बात करें तो कवर्ड द रीजन ऑफ जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, इट वाज ओनली महाजनपद लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में एकमात्र महाजनपद था, वो था मत्स्य, और इसकी राजधानी क्या थी? मत्स्य विराटनगर या फिर बैराट। ठीक है, इसकी राजधानी थी, ये याद रखनी है आपको। सूरसेन इसकी राजधानी थी मथुरा, और ये मथुरा रीजन में ही पड़ता था। ठीक है। और बात करें गांधार, तो गांधार जो था लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर एंड रावलपिंडी, पाकिस्तान में था ये गांधार जो है। और अकॉर्डिंग टू द रामायण, इट्स कैपिटल तक्षशिला वाज फाउंडेड बाय भरत ससन तक्ष। मतलब रामायण के अनुसार क्या है कि इसकी राजधानी तक्षशिला जो है, इसकी स्थापना भरत के राजा, भरत के पुत्र तक्ष ने करी थी। तक्षशिला की स्थापना रामायण के अनुसार। द सेकंड मेजर सिटी, गांधार की सेकंड मतलब दूसरा जो बड़ा जो प्रसिद्ध या बड़ा नगर था वो था पुष्कलावती। पुष्कलावती जो नगर है ये गांधार का दूसरा प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सेम मटेरियल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है। आगे बात करें तो गांधार के राजा पुष्कर ने अवंती के राजा चंद्रप्रभुत को पराजित किया था। ठीक है, ये गांधार के राजा, द किंग पुष्कर ऑफ गांधार डिफीटेड चंद्रप्रभुत, द रूलर ऑफ अवंती। ठीक है। और पुष्कर सेंड एन इनवॉय, इनवॉय मतलब एक राजदूत। पुष्कर ने एक राजदूत भेजा था किसके यहाँ? मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में। और पुष्कर जो है ये पैदल चल करके महात्मा बुद्ध से मिलने भी आया था। ठीक है, तो ही ट्रेवल्ड ऑन फुट टू मीट बुद्धा। बुद्धा से मिलने के लिए पुष्कर आया था, गंधार का राजा था। बात करें कंबोज, तो चाणक्य ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि चाणक्य डिस्क्राइब द कंबोज एज द वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, मतलब अ कम्युनिटी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। वार्ता शस्त्रोपजीवी जो है, चाणक्य ने इसको कंबोज को डिस्क्राइब किया है उन वहाँ के लोगों को। और वो जो है हु ऑल्सो लिव्ड बाय द यूज ऑफ वेपन्स, जो शस्त्रों का भी प्रयोग करते थे, शस्त्रों का भी यूज करते थे। ये जिसमें लिखा हुआ है कि कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है कौटिल्य ने। जिसमें वार्ता तो आपको मैंने बताया ही था। वार्ता में क्या होता है? वार्ता में तीनों जो जो ये तीनों काम करते थे, इन तीनों कामों को करने वालों को वार्ता कहा जाता था। और शस्त्र द्वारा भी जीविका चलाने वाले कहा है किसको? कंबोज के लोगों को। किसने? कौटिल्य ने। गणराज्य की बात करी जाए, बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे, इनमें से 8 वज्जी के थे। वज्जी जो संघ था उसमें 8 थे, बाकी 2 थे मल्ल, पावा के और कुशिनारा के। ठीक है, 8 गणराज्य कौन से थे? इन पे नजर मार लेते हैं कि कपिल वस्तु के शाक्य थे। ठीक है, सुषुमार पर्वत के भग्ग थे, रामग्राम के कोलिय थे, अल्लकप्प के बुली थे, अल्लकप्प के बुलीज, केशपुत्र के कलाम थे। ठीक है, पिपली वन के मौर्याज थे, और वैशाली के लिच्छवी थे। बाकी मिथिला के विदेह थे, कुशीनारा के मल्ल थे, और पावा के मल्ल थे। ये 10 गणराज्य थे उस टाइम पीरियड पे। गणराज्य थे। ठीक है, किस किस में? वज्जी और मल्ल को मिला करके थे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो केपी जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इस काल को राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा है। कौटिल्य ने कंबोजों के अलावा सौराष्ट्र को भी, सौराष्ट्र गुजरात जो है उसको भी वास्त्र शस्त्रोपजीवी, और वज्जी एवं मल्ल को राज शब्दोपजीवी कहा है कौटिल्य ने। ठीक है, इस काल में न्यायाधीशों को सूत्रधार, राजा के न्यायिक निर्णयों और सजा के विवरण का जो वर्णन है, मतलब क्या है कि
उस टाइम पे जो जो जज हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, उनको सूत्रधार कहा जाता था। और राजा के जो न्यायिक निर्णय थे, जो डिसीजंस थे और सजा के विवरण थे, उनको क्या कहते थे? पवेनी पोटक। ठीक है? और कुशिनारा के मल्लों ने एक बार आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत ना करने वाले को 500 कर्षापण जो है वो दंड देना पड़ेगा। ठीक है? ये कुशिनारा के मल्लों ने आदेश निकाला था। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु से मुकाबला करने के लिए, ये जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में लिखा गया है कि अजातशत्रु से मुकाबला करने के लिए वैशाली के लिच्छवियों के नेतृत्व में 36 राज्यों का संघ बना था। उस 36 राज्यों में कौन कौन थे? 36 राज्यों में 18 काशी के, 8 वज्जी के, 8 वज्जी, 18 काशी और फिर 8 मल्ल। ठीक है? ऐसे करके 36, 8 थे, यानी एक और भी थे। मतलब कुल टोटल मिलाकर के 36 राज्यों का संघ था, जिसमें 18 काशी के थे और वज्जी और मल्ल वगैरह इन सबको मिलाकर के 36 राज्यों ने संघ बनाया था। और जिनने फिर मिलकर के अजातशत्रु से मुकाबला किया, लेकिन अजातशत्रु ने उनको हरा दिया था। ठीक है? गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहते थे। जो ये गणराज्य थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनकी जो संस्था थी, उसको संस्थागार कहते थे। जैसे कि लोकसभा अपन बोलते हैं ना, उनकी जो संस्था है जहाँ बैठते हैं सब लोग, तो वो लोकसभा हम बोलते हैं। उस टाइम पे जो है गणराज्यों के प्रतिनिधियों की जो संस्था थी, उसको क्या बोलते थे? संस्थागार। संस्थागार के सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का जो व्यवस्था करता था, बैठने की जो व्यवस्था करवाता था, उसको कहते थे आसन पन्नापक या आसन प्रज्ञापक। ठीक है? और मतदान का जो अधिकारी था, उसको बोला जाता था शलाका गृहपक। शलाका गृहपक सेम इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है? चाणक्य बिसाइड्स द कंबोज also describe the Saurashtra region as the Vajda Shastropajiji and the Vajja and Malla Republic as the Raj Shabdopajiji. और in this period judges was called Sutradhar and the registers containing the king's judicial decisions and punishments details was known as Paveni Potak. ठीक है? ये भी याद रखना है। The Mull of Kushinagar once issued the order stating that anyone who fails to welcome Buddha will be fined 500 karsapans. According to the Zen text Bhagavati Sutra, to confront Ajatashatru, Lichvis of Vaishali formed as a confederation of 36 states. सेम है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया, सेम इंग्लिश में दिया गया है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिपब्लिक वाज कॉल्ड संस्थागार एंड द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग सीट्स कॉल्ड संस्थागार मेंबर्स को जो बैठने के लिए सीटों का अरेंजमेंट करता था, उसको बोलते थे आसन पन्नापक या फिर आसन प्राध्यापक। ठीक है? द इलेक्शन ऑफिसर वाज कॉल्ड शलाका ग्राहपक। ये सेम है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है? अब ये सारे तो थे, एक तरीके से इंट्रो मैं कहूँ, ये उनका था जो जितने भी महाजनपद हुए उस टाइम पीरियड पे उनका। अब उसमें से जो ये महाजनपद हैं, उनमें से मगध का राइज कैसे होता है, इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है? कि उनमें से मगध का राइज कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो पढ़ते हैं मगध का, जो मगध साम्राज्य है उसका उदय। इसमें क्या है कि सबसे पहला जो वंश आता है जिसने रूल किया, वो है हर्यक वंश। ठीक है? इससे भी पहले जो था कि हर्यक वंश है, ये सॉरी गलती से हो गया है, हर्यक वंश। ठीक है? हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश से पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था। इससे भी पहले क्या था? बृहद्रथ वंश का शासन था। और बृहद्रथ वंश में कौन कौन थे? बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय। ठीक है? जिनमें से जरासंध ने गिरिविरज को राजधानी बनाया था, मगध की राजधानी बनाया गिरिविरज ने, वो गिरिविरज को राजधानी बनाया जरासंध ने। ठीक है? हर्यक वंश के पहले का थोड़ा सा नॉलेज है, वो देखनी है बस। बाकी अगर बात करें तो आता है हर्यक वंश, ये इंपॉर्टेंट है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में जो राजा हुए वो अपने पिता के शासनकाल में ही पिता को मार करके और खुद राजा बन गए थे, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पहला इसका रूलर है बिंबिसार।
हम्म। बिम्बिसार। बिम्बिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बिम्बिसार का जो पिता था वो जो है बृहद्रथ वंश में था ना, बृहद्रथ वंश में एक मैं बात करूं तो सेनापति या फिर मंत्री के जो उस पे था, पोस्ट पे था, भट्टिय उसका नाम था। तो भट्टिय का जो बेटा है वो बिम्बिसार है, वो फिर राजा बनता है आगे चल करके, उसने इनको हरा दिया था। तो हराने के बाद में अपना पुत्र जो है, उसका बेटा जो है वो बिम्बिसार राजा बनता है। बिम्बिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया, अंग के राजा को। और अंग को अजातशत्रु जो पराजित करने के बाद में अंग का जो राजा है वो अजातशत्रु को बनाया गया। ठीक है, अजातशत्रु को अंग का राजा बनाया गया। अंग को मगध साम्राज्य में विलय करने का जो जो काम है वो बिम्बिसार ने किया। प्रथम विवाह जो है, इसमें देखो क्या था कि बिम्बिसार ने अंग को हराया, वहां पे तो अजातशत्रु को राजा बना दिया। अब बिम्बिसार ने जो अपना जो पॉलिसीज थी उसकी, वो क्या थी, उसने विवाह वाली पॉलिसी अपनाई, विवाह करके और जो अपने पड़ोसी राज्य थे उनका विलय किया या फिर उनसे मैत्री संबंध बनाए। तो उसमें क्या क्या था कि उसने पहला जो विवाह था उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से किया, कौशल देवी से पहला विवाह, जिससे उसे काशी का राजस्व 1 लाख प्रतिवर्ष का जो राजस्व है वो उसको मिला। कौशल देवी से उसका विवाह किया था। ठीक है, दूसरा विवाह जो है वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन चेलना या छेलना से किया था। ठीक है, अब लिच्छवी राजा जो चेटक है उसकी बहन चेलना है। ठीक है, एक लिच्छवी राजा है, इसकी बहन कौन थी, महावीर स्वामी की जो माँ थी त्रिशला, उसको भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ तो महावीर स्वामी की जो बहन थी त्रिशला, वो भी चेटक की बहन थी। वो सॉरी, महावीर स्वामी की जो माँ थी त्रिशला, वो भी चेटक की बहन थी लिच्छवी राजा की। और लिच्छवी राजा की एक और बहन थी चेलना, जो कि बिंबिसार की पत्नी थी। इसीलिए तो महावीर स्वामी का संबंधी था बिंबिसार, कौन था, मौसा लगता था। ठीक है, महावीर स्वामी का। तीसरा जो विवाह है वो मद्र देश की राजकुमारी खेमा से किया था। खेमा वही है जिसने प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है, वही खेमा है। तो तीसरा जो विवाह है वो खेमा से किया। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं। ठीक है, महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी, 500 पत्नियां थी। ये सब याद रखना है आपको। सेम मटेरियल इंग्लिश में है, जैसे बिफोर द हर्यक डायनेस्टी द बृहद्रथ डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध। और द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी मतलब बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ जरासंध एंड रिपुंजय। जरासंध वा मेड गिरिव्रज या राजगृह, उस एक ही का नाम है। ठीक है, गिरिविरज और राजगृह, मतलब गिरिविरज राजधानी थी, उसका नाम गिरिविरज था, नाम परिवर्तन किया था, राजगृह कर दिया था बाद में जाकर के बिंबिसार ने। हर्यक डायनेस्टी वाज आल्सो known as the Pitrahanta dynasty. Bimbisar is considered as the real founder of Magad Empire. ठीक है, he defeated Brahmadatta the ruler of Anga एंड अनेक्स्ड द अंग इनटू मगध। मगध को जो है सॉरी अंग को जो है मगध में मिलाया। और अंग का जो राजा है वो अपने पुत्र को अंग का राजा बनाया, अजात शत्रु को। ठीक है, और हिज फर्स्ट मैरिज वाज टू कौशल किंग प्रसेनजित सिस्टर कौशल देवी, which brought him the revenue of काशी 1 लाख एनुअली एज द डॉरी। दहेज में मिला था उसको। सेकंड मैरिज वाज चेलना द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेटक। एंड हिज थर्ड मैरिज वाज द खेमा द प्रिंसेस ऑफ मद्र किंगडम। ठीक है, पंजाब जो क्षेत्र है उसका। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावग्ग, बिम्बिसार हैड 500 वाइफ्स। सेम मटेरियल है जो इंग्लिश में है, वही हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश सेम मटेरियल दिया गया है। ठीक है, मत्स्य पुराण में बिम्बिसार को क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, ये याद रखने हैं बिम्बिसार को। अच्छा, बिम्बिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिम्बिसार जो है ये हर्यक वंश का है मगध एम्पायर में, और बिंदुसार जो है मौर्य साम्राज्य में आता है। ठीक है, याद रखना है, इसको कंफ्यूज मत होना इसमें, बिंबी और बिंदु। गांधार के राजा पुष्कर सारिन जो है ये बिंदुसार के मित्र थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। मगध की आरंभिक जो राजधानी थी, शुरुआती राजधानी जो है वो वसुमती थी। ठीक है, वसुमती इसकी शुरुआती राजधानी थी। इसे कुशाग्रपुर भी बोला जाता था।
मगध की शुरुआती राजधानी थी वसुमती। लिच्छवियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह नई राजधानी बनाई थी। ठीक है, जैसे पहले राजधानी थी इसकी गिरिव्रज, लेकिन जब लिच्छवी जो थे, वैशाली के लिच्छवी जो थे, उनकी शक्ति को बढ़ते हुए देखकर वहां पर राजगृह राजधानी बनाया। लेकिन बाद में जो है लिच्छवियों की जो अपनी शादी कर ली लिच्छवियों की बहन से, उसकी लिच्छवी राजा चेटक की बहन से, तो फिर वो डर भी खत्म हो गया था, लेकिन उससे पहले वो डर था, इसलिए राजधानी बनाई राजगृह। ठीक है। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव रखी। ठीक है। महावक्र के अनुसार उसके जो साम्राज्य हैं उसमें 80,000 गांव थे। ठीक है। महावक्र के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ है ये। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था, जिसको अवंती के राजा चंद्रप्रभुत के इलाज के लिए भेजा गया था। इसने महात्मा बुद्ध का भी इलाज किया था। ठीक है। बात करते हैं अजात शत्रु। ये बिंबिसार का बेटा था। ठीक है। अपने पिता की हत्या करके अजातशत्रु मगध का शासक बना। इसीलिए इसको पितरंता बोलते हैं ना, वंश जो है। इसको कुणिक भी कहा गया है। कुणिक भी अजातशत्रु का ही नाम था। औपापतित सूत्र में अजातशत्रु को देवानाम प्रिय कहा गया है। ठीक है। अभी देखना ये देवानाम प्रिय की उपाधि आगे चल करके, और जो है अशोक भी ले धारण करता है इसको, देवानाम प्रिय की जो उपाधि है उसको। ठीक है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को मिलाया। ठीक है, वज्जी पे आक्रमण किया था ना वो, 18 और 9 9 का जो बनाया था। 18 जो 36 राज्यों का संघ बना करके इसने वज्जी को हराया था। उसमें 18 तो जो है काशी और कौशल के थे। काशी प्लस कौशल। ठीक है। 9 वज्जी के थे। वज्जी। और 9 थे मल्ल। ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो ऐसे करके 36 राज्यों का संघ था, जिन्होंने मिलकर के वज्जी को हराया। ठीक है, तो वज्जी को हरा करके मगध में मिला लिया। बाकी कौशल को भी हरा करके इसने इसमें मिलाया, किसमें? मगध में मिलाया। और कौशल का राजा जो प्रसेनजित था ना, इससे इसकी क्यों लड़ाई चल रही थी अभी मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है। और काशी को, कौशल एवं काशी को मगध में मिला लिया था। काशी, कौशल और वज्जी को किसने मिलाया था? अजात शत्रु ने, ये याद रखना है। ठीक है। अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। अवंती को कौन मिलाएगा आगे चल के? शिशुनाग। उसको भी याद रखना। सुमंगल विलासिनी से पता चलता है, सुमंगल विलासिनी दीघ निकाय पर बुद्ध घोष की टीका है, सुमंगल विलासिनी। इसके अनुसार क्या है कि वज्जी और मगध के बीच संघर्ष का जो कारण था वो क्या था? गंगा नदी के किनारे हीरों की खान थी। गंगा नदी के किनारे हीरों की खान थी, जो कि वज्जी और मगध के बीच में संघर्ष का मेन कारण था। अब क्या था कि जो बिंबिसार था उसके टाइम पे तो वज्जी का जो जो राजकुमारी थी, लिच्छवियों की राजकुमारी थी, उससे विवाह किया था उसने। ठीक है, तो उनका संबंध जो है अच्छा चल रहा था, दोनों मिल बांट के खा रहे थे। ठीक है। लेकिन जैसे ही बिंबिसार की हत्या करी इसने, ठीक है, तो क्या था कि वज्जियों ने उस खान पर पूरा अधिकार कर लिया। अब जब पूरा अधिकार कर लिया तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तो उसका जो कारण था वो यही था कि वज्जियों ने पूरा अधिकार किया था, और जो है इस और अजातशत्रु इससे क्रोधित हो गया था और इसने आक्रमण कर दिया था। ठीक है। और दूसरा एक और माना जाता है, जैसे कि जो राजकुमारी थी छेलना, उससे दो पुत्र थे। उन पुत्रों के नाम मुझे याद नहीं है, 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको। उनके जो जो नाम बताए गए हैं। हम्म, हम्म, अभी ऐसे इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका नाम कुछ भल्ला करके था। मतलब उसका जो पुत्र था वो अपने नाना के यहाँ चला गया था वज्जी वैशाली में, और जो उसको जो है बिम्बिसार ने एक हार दिया था। ठीक है। 18 या 16 लड़ियों का हार था, और सोने का हार था, बहुत कीमती हार था। और हाथी दिया था एक उसको, भल्ली था या कुछ ऐसा ही नाम था उसका। ठीक है। तो उससे जो है उसको लेने के लिए अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु का भाई था वो, दूसरी रानी से था, लेकिन उसको वो उससे लेना चाहता था, तो उसने डिमांड रखी वज्जी के राजा को कि उसको मुझे दे दो, और उसको जो हार वार और हीरा वीरा है उसको भी दे दो, तो उसने उसको मना कर दिया था। तो ये भी एक कोटेशन दिया जाता है इसके लिए लड़ाई का। और दूसरा एक दिया जाता है कि जो हीरे की खान थी उसकी वजह से लड़ाई हुई। ठीक है। तो दो रीजन थे।
दूसरा है मगध के बीच संघर्ष का कारण। सॉरी, वही है ये तो, गंगा। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने वज्जी संघ में फूट डाली। वो जो मंत्री था वत्सकार, वज्जी संघ में इसने फूट डाल दी। जो वज्जी संघ था, मतलब जो 36 राज्यों का संघ बन करके उससे लड़ाई करने के लिए आया था, उसमें फूट डाल दी वत्सकार ने, और सब लोग तितर बितर हो गए, अलग अलग हो गए, आपस में ही लड़ने लगे। फूट डाल दी थी ना इसने। तो अजातशत्रु ने इस मामले में महात्मा बुद्ध से सलाह ली थी। महात्मा बुद्ध से इसने सलाह ली वज्जियों को हराने के लिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सलाह दी भी इसको, तो ये याद रखना है। और सेम मटेरियल इंग्लिश में है, जैसे इन द मत्स्य पुराण बिम्बिसार इज refers to as Kshetrojas and the Jain literature is called Shrenik. The king Pushkar of Gandhar was the friend of Bimbisar. The earliest capital of Magadha was Vashumati in Girivraj, which was also called Kushagrapur. अर्लीस्ट कैपिटल थी इसकी वसुमती और गिरिविरज, किसकी? मगध की। इसके बाद राजधानी बनती है गिरिविरज, जो बनाई थी किसने? बिम्बिसार ने। ड्यू टू द ग्रोइंग पावर ऑफ लिच्छवीज, लिच्छवियों की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके बिम्बिसार ने एक नई राजधानी बनाई। वो थी राजगृह इन द नॉर्थ, नॉर्थ रीजन में, मगध के में। बिम्बिसार laid the foundation of a strong administrative system in Magad. According to the Mahabharata, his empire had 18,000 villages. बिम्बिसार रॉयल फिजिशियन वाज जीवक, उसका रॉयल फिजिशियन था, जिसने महात्मा बुद्ध का और अवंती के राजा चंद्र प्रगुप्त का भी इलाज किया था। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु बिकम द रूलर ऑफ मगध आफ्टर मर्डरिंग हिज फादर बिम्बिसार। बिम्बिसार को मार के तब अजातशत्रु राजा बना। अजातशत्रु वाज आल्सो नोन एज कुणिक, ठीक है। उपपति सूत्र में इज कॉल्ड देवानाम प्रिय, बिलोंग्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। अजातशत्रु अनेक्स्ड द वज्जी कॉन्फेडरेशन, जो 36 राज्यों का था, ठीक है। 18 काशी कौशल के, 9 वज्जियों के और 9 मल्लों के, ठीक है, याद रखना। कौशल को और काशी को भी इसने अपने उसमें मिलाया था। सुमंगल विलासनी रिवील्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वज्जी एंड मगध was due to the diamond mines along the bank of Ganga river. गंगा नदी के किनारे जो हीरों की खान थी, उसको लेकर के इन दोनों में लड़ाई हुई थी। किसमें? वज्जी में और मगध में। सुमंगल विलासिनी से पता चलता है, जो दीघ निकाय पर टीका है बुद्ध घोष की। अजात शत्रु जो मिनिस्टर है वो है वत्सकार, जिसने वज्जी संघ में फूट डाल दी थी, ठीक है। अजात शत्रु कंसल्टेड महात्मा बुद्ध फॉर द एडवाइस ऑन दिस मैटर। वज्जी संघ को हराने के लिए जो है महात्मा बुद्ध से मिला था अजातशत्रु, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फ्रॉम द जैन टेक्स्ट इट इज नोन दैट इन द वार विद वज्जी कॉन्फेडरेशन अजातशत्रु यूज्ड वेपन्स लाइक रथ मूसल और महाशिला कंटक। जो वज्जियों के साथ युद्ध हुआ था उसमें अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का यूज किया था। ये जैन साहित्य से हमें पता चलता है, ठीक है। रथ मूसल आज के समय का टैंक जैसे था, जो जो युद्धों में टैंक्स होता है उस तरीके का एक कोई उपकरण था, कोई शस्त्र था रथ मूसल। और महाशिलाकंटक था, जो बड़े बड़े पत्थरों को और फेंकने का काम करता था। जैसे आपने देखा होगा उसमें बाहुबली टाइप में जो फेंकता है ना पत्थरों को, एक तरीके से बोला तो गुलेल टाइप का बना करके बड़े पत्थरों को, तो महाशिलाकंटक टाइप का एक जो था। इन दोनों का यूज अजातशत्रु ने किया था वज्जियों को हराने के लिए। जैन साहित्य से इसकी जानकारी मिलती है। A war occurred between Pishenjit of Kaushal and Ajatashatru over Kasi. Later, Pishenjit accepts Ajatashatru's control over Kasi and married his daughter Vajra to Ajatashatru. इसमें क्या है कि प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। अब इसका कारण क्या था कि प्रसेनजित ने जो है बिम्बिसार की हत्या करी थी, अपने पिता की हत्या कर दी बिम्बिसार की, जिसके दुख को प्रसेनजित की जो पुत्री थी या प्रसेनजित की बहन थी, उसका नाम क्या था? कौशल देवी। प्रसेनजित की जो पुत्री थी कौशल देवी, वो इसको जो है सहन नहीं कर पाई, ठीक है। उसका जो जो बिम्बिसार, उसका जो जो हस्बैंड था वो मर गया। उसके दुख में कौशल देवी की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब कौशल देवी की मृत्यु हो गई तो उससे जो है प्रसेनजित दुखी हुआ, क्योंकि उसकी बहन मर गई भाई। अब उसकी बहन अगर खत्म हो गई
तो अजातशत्रु से क्रोधित हुआ क्योंकि इसने मारा था। तो अब उसमें क्या था कि इस प्रसेनजित ने जो काशी दिया था बिंबिसार को काशी दिया था दहेज में 1 लाख रुपए का, जो वो बता के दिया था। देखो मैं बताऊंगा आपको। ये है, ये रखा, ये देखो, ये देखो। 1 लाख रुपए वार्षिक का जो दहेज में दिया था काशी का क्षेत्र, जो काशी का क्षेत्र था, वो फिर उसने क्या किया, गुस्सा होकर के वो क्षेत्र उससे छीन लिया। ठीक है। अब वो क्षेत्र इससे छीन लिया तो फिर अजातशत्रु भी गुस्सा हो गया। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगी। ठीक है। अब दोनों में लड़ाई होने लगी तो पहले क्या हुआ कि पहले वॉर में तो अजातशत्रु जो है वो हार गया, प्रसेनजित जीत जीत गया। और दूसरे वॉर में जो है प्रसेनजित हार गया, अजातशत्रु जीत गया। नहीं, सॉरी। पहले वॉर में अजातशत्रु जीत गया, प्रसेनजित हार गया। और दूसरे वॉर में प्रसेनजित जीत गया, अजातशत्रु हार गया। फिर दोनों में संधि हुई। और संधि के स्वरूप क्या हुआ कि अजातशत्रु ने काशी पर जो है अपना अधिकार कायम कर लिया, और प्रसेनजित ने उसको मान लिया, और अपनी बेटी का विवाह जो है वाजरा का अजातशत्रु से कर दिया। ये इसका सॉल्यूशन निकला, दोनों में संधि हो गई थी। तो काशी पर अधिकार हो गया, प्रसेनजित ने अपना अधिकार छोड़ दिया काशी पर से। तो काशी भी जीत लिया। ठीक है। आगे चल करके जो है ये इसको भी हरा देता है प्रसेनजित को, और उसके बाद में कौशल को भी मिला लेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू भास, भास, अजातशत्रु's daughter पद्मावती was married to King उदयन of वत्स। इसमें क्या है कि जो भास हैं, उसके अनुसार, भास एक साहित्यकार हैं, एक, ठीक है, एक साहित्यकार हैं। और उसने क्या किया, कहा है कि अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से हुआ था। अब वत्स से देखो, कौशल का इलाज तो हो गया सीधा सीधा। वत्स का इलाज करने के लिए क्या है, वत्स से जो अपने संबंध है वो बनाने के लिए क्या है कि अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह जो है ये वत्स से कर दिया। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है कि अजातशत्रु की एक वाइफ है, उसका नाम भी पद्मावती है। एक पत्नी है, उसका नाम भी पद्मावती है। पद्मावती। ठीक है। एक पत्नी का नाम भी पद्मावती है, और इसकी पुत्री भी पद्मावती थी एक। तो पद्मावती अपनी पुत्री का विवाह उदयन से किया था, जो वत्स का राजा था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। दीघ निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने क्षत्रिय होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था। कहा, एक कोटेशन था, एक स्टेटमेंट था, वो क्या था कि आ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसीलिए मुझे भी उनके धातु अवशेष मिलने चाहिए। ये चीज उसने कही थी अजातशत्रु ने। ठीक है। और 32 वर्ष के शासन के बाद में अजातशत्रु जो है इसके बेटे उदयन ने मार दिया। अब जब अजात भाई जैसा करेगा वैसा ही तो पाएगा। अजातशत्रु ने अपने बाप को मार दिया, बिंबिसार को, राजा बन गया। अब अजातशत्रु को मार करके इसका बेटा उदयन जो है वो राजा बन जाता है। ठीक है। इसके बाद उदयन को देखते हैं। उडाइन में जो इम्पोर्टेंट है, मतलब मैंने जो भी अपने स्टडी मटेरियल में लिया है वो एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी फालतू मटेरियल नहीं रखा मैंने उसमें। उदाइन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, कुसुमपुर इसका नाम है, पुराना नाम कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी, कुसुमपुर की स्थापना करी। और राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है। राजधानी को जो ट्रांसफर वाला बात है कि राजगृह के स्थान पर राजधानी जो है पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, तो उदयन ने बनाई थी। ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। उदयन जैन धर्म का धर्मावलंबी था। अजातशत्रु का बेटा था, जैन धर्मावलंबी था। और एक राजकुमार ने अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है। अजातशत्रु की नहीं यार, उदयन की हत्या करेगा। ये यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है। तो इस जगह पे क्या है कि उदयन के ही एक बेटे ने उदयन की हत्या कर दी थी। उदायन।
ठीक है। तो उदयन के ही एक राजकुमार ने, उसके बेटे ने उदयन की हत्या कर दी, और उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक राजा होते हैं। ठीक है। अनिरुद्ध अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक जो है ये राजा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप करेक्ट कर लेना। द प्रिंस असैसिनेटेड नॉट अजात शत्रु, यहाँ होगा उदयन। ठीक है, उदयन होगा, ये करेक्ट कर लेना आप लोग। इसके बाद अगर बात करें तो शिशुनाग डायनेस्टी। अब जो लास्ट शासक था हर्यक वंश का, नाग दशक, उसका सेनापति था शिशुनाग। ठीक है, उसका जो है सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स को मगध में मिलाया था। अच्छा, वत्स को जो है अजात शत्रु क्यों नहीं मिला पाया? क्योंकि अजात शत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह किया था वत्सराज उदयन के साथ में। ठीक है, वो उदयन है, और अजात शत्रु का बेटा जो था वो उदयन था। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, अब वत्स को नहीं मिला पाया, लेकिन वत्स को किसने मिलाया? शिशुनाग ने। अवंती को नहीं मिला पाया था, अवंती को किसने मिलाया? शिशुनाग ने। ठीक है। तो अब वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था किसने? शिशुनाग ने। अब वैशाली को शिशुनाग ने दूसरी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र के अलावा, लेकिन आगे चल करके पाटलिपुत्र को जो है राजधानी वो हट गई थी पूरी तरीके से, और वैशाली ही पूरी तरीके से राजधानी बन चुकी थी आगे चल के। ठीक है, जिसको लेकिन बाद में चेंज करता है इसका बेटा कालाशोक। दूसरी राजधानी बनाया था वैशाली को किसने? शिशुनाग ने। ठीक है। अब कालाशोक आता है, तो कालाशोक क्या है कि पुराणों में और दिव्यावदान में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक का नाम जो है काकवर्ण मिलता है। इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, वैशाली को राजधानी बनाया था शिशुनाग ने, और शिशुनाग से राजधानी जो है पुनः पाटलिपुत्र को बनाया किसने? कालाशोक ने। अच्छा, इसके समय के बाद में जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रही। ठीक है, मौर्य के टाइम पे भी पाटलिपुत्र रहती है, तो उसके बाद जो है राजधानी पाटलिपुत्र रही। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन था, या महानंदन था। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी वाज नंदीवर्धन और महानंदन। ठीक है, अब देखते हैं नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी में क्या है? द नंद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई महापदम नंद, हु अकॉर्डिंग टू द पुराणाज वाज एन शूद्र रूलर। मतलब पुराणों के अनुसार जो महापदम नंद था वो एक शूद्र शासक था। ठीक है, महापदम महापदम नंद वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ये। इन द महाबोधि वंश ही रेफर्ड टू एज उग्रसेन। महाबोधि वंश में, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, पुराणों में डिस्क्राइब जो वर्णन मिलता है कि महापदम नंद एज सर्व शत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, पुराणों में इसको सर्व छत्रांतक और भार्गव कहा गया है पुराणों में। भार्गव, भार्गव का मतलब क्या है? दूसरा परशुराम का अवतार। ठीक है, दूसरे परशुराम का अवतार भार्गव। और सर्व छत्रांतक किसका नाम मिलता है पुराणों में? महापदम नंद का नाम मिलता है, जो नंद डायनेस्टी का फाउंडर था। ही अडॉप्टेड टाइटल्स, इसने जो उपाधियां ली वो कौन सी थी? एक राट की उपाधि धारण करी महापदम नंद ने। ठीक है, एक छत्र की उपाधि धारण करी महापदम नंद ने। और कली का अंश, कली का अंश की उपाधि भी धारण करी थी किसने? महापदम नंद ने। ये तीनों उपाधियां हैं इसकी। एक राट, एक क्षत्र और कली का हंस की उपाधि महापदम नंद की है। सर्व क्षत्रांतक और भार्गव नाम इसके लिए यूज किया गया है। किसके लिए? पुराणों में महापदम नंद के लिए। ठीक है। हम्म हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल राजा का जो था, उसमें कहा गया है कि महापदम नंद कनक्योर्ड कलिंगा, took the statue of Jinasen from there and the constructed a canal in Kalinga. महापदम नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग को जीता, और वहां से जिनासेन की या जिनसेन की जो स्टैचू थी उसको ले गया, और कलिंग में एक जो नहर का निर्माण करवाया था। ये लिखा हुआ है
अब पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीत करके वहां से जिनासेन या जिनासन की प्रतिमा उठा ले गया और कलिंग में एक नहर बनवाई थी। ठीक है। ये महापद्म नंद के बारे में है। आगे बात करी जाए तो पाणिनि वाज अ फ्रेंड ऑफ पाणिनि। ये व्याकरण विद्वान थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी थी। तो पाणिनि वाज अ फ्रेंड ऑफ महापद्म नंदा। ठीक है। अब इसका जो नंद वंश का सेकंड शासक होता है धनानंद। ठीक है। महापद्म नंद और धनानंद ये दोनों ही फेमस हैं नंद वंश में, और इन दोनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। धनानंद वाज द रूलर ऑफ मगध ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस टाइम पे मगध का रूलर कौन था? घनानंद या धनानंद जो था, ये मगध का शासक था उस टाइम पे। इन ग्रीक रिसोर्सेज, यूनानी साहित्य में, ही वाज रेफर्ड टू एज अग्रमीज। ठीक है। धनानंद को ही अग्रमीज कहा गया है। भद्दसाल वाज धनानंद्स कमांडर एंड शकटार एंड राक्षस वाज द मिनिस्टर ऑफ धनानंद। ठीक है। भद्दसाल धनानंद का सेनापति था और शकटार और राक्षस जो है वो उसके अमात्य थे। सिंहली अनुश्रुति जैसे दीपवंश और महावंश के अनुसार धनानंद ने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा रखी थी। कवि कवि हैं मामूल नूर और होयनसांग ने भी नंदों की अतुल्य संपत्ति का वर्णन किया है। ठीक है। तो सिंहली अनुश्रुतियों में ये वर्णन मिलता है कि 80 करोड़ की धनराशि जो है नंद वंश के शासकों ने गंगा नदी के भीतर एक पर्वतीय गुफा में छुपा रखी थी। दीपवंश महावंश में मिलता है। संगम कवि एक मामूल नूर है, वो भी इनकी अतुल्य संपत्ति का वर्णन देता है। होयनसांग भी कहता है कि नंदों के पास अतुल संपत्ति थी। ठीक है। 322 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है। जो लास्ट शासक था नंद वंश का, उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। किसकी सहायता से? चाणक्य की हेल्प से। ठीक है। विदेशी आक्रमण की अगर बात करें तो उसी टाइम पे कुछ जो है विदेशी आक्रमण भी हुए, उनको एक बार देख लेते हैं। तो कौन से थे? ईरानी आक्रमण हुए थे उस टाइम पे, और जो है यूनानी आक्रमण हुए थे। ईरानी आक्रमण क्या है? भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी ईरान के हकामनी वंश के राजाओं ने किया था। पहला आक्रमण किसने किया था? साइरस 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 द्वितीय ने किया था। ठीक है। पहला आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया था, लेकिन वो असफल रहा था, जीत नहीं पाया था। तो दूसरा आक्रमण जो था भारत पर, प्रथम सफल ईरानी आक्रमण है, वो साइरस के उत्तराधिकारी दारा प्रथम ने किया। पहला ईरानी आक्रमण जो है वो दारा प्रथम ने किया। ठीक है। और दारा प्रथम ने किया और वो सफल भी रहा। ठीक है। दारा प्रथम ने तीन अभिलेख दारा प्रथम के तीन अभिलेख मिलते हैं। कौन से हैं? बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। ये सिद्ध करते हैं कि दारा प्रथम ने जो है भारत पर आक्रमण किया था और वहां पर जीता भी था, वो विजय प्राप्त करी थी। भारत से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में ईरान को मिलता था। जो क्षेत्र उसने जीते थे, जो पूर्व सॉरी पश्चिमोत्तर भारत में कुछ क्षेत्र जीते थे उसने, वहां से 360 टैलेंट स्वर्ण जो है वो ईरान को प्राप्त होता था राजस्व के रूप में। ठीक है। दारा प्रथम को। दारा तृतीय अंतिम ईरानी शासक था। ठीक है। अंतिम ईरानी शासक था दारा तृतीय, जिसे सिकंदर ने 331 में आरबेला के युद्ध में हरा दिया था। सिकंदर ने पराजित कर दिया, और इस युद्ध को एरियन ने गोगा मेला का युद्ध भी कहा है। ठीक है। गोगा मेला का युद्ध कह लो या आरबेला का युद्ध कह लो, जिसमें दारा तृतीय ईरानी शासक था जो हार गया और सिकंदर ने उसको हरा दिया 331 ईसा पूर्व में। ठीक है। जो आक्रमण हुए थे और उसका प्रभाव क्या रहा भारत पे? पश्चिमोत्तर भारत में ईरानियों ने अपना जो राज्य स्थापित किए थे। ठीक है। तो उसमें क्या था, शायद 19वां था, कौन सा एक प्रांत था उसका, मैं बताऊं आपको। सॉरी अभी मिल नहीं रहा। पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने अपना जो राज्य स्थापित किया था, तो पश्चिमोत्तर भारत में ही खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। ये ईरानी प्रभाव के कारण हुआ था। ईरानियों ने की अरेमाई की जो लिपि थी वो ईरानियों से जो विकसित हुई थी, ईरानियों की थी।
अरेमाइक लिपि का प्रचार हुआ पश्चिम उत्तर भारत में, खरोष्ठी लिपि का हुआ, अरेमाइक लिपि का हुआ। तभी आप आगे चल के देखते हैं कि अरेमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं, ठीक है? खरोष्ठी लिपि के जो अभिलेख हैं, वो अशोक के उसी क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है? तो उस क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ा था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा जो है वो ईरानियों से सीखी। दारा प्रथम के भी स्तंभ लेख मिलते हैं ना ईरान में, वैसे ही स्तंभ लेख फिर अशोक ने सीखा और अशोक ने अपने स्तंभ लेख बनवाए, ठीक है? अशोक ने अपने स्तंभ लेख बनवाए थे फिर। अशोक के अभिलेखों में लिपि जैसे शब्दों का जो प्रयोग है, वो ईरानी प्रभाव से ही मिलता है। जैसे खरोष्ठी लिपि, अरेमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सारी लिपियाँ जो हैं ये यूनानी प्रभाव हैं, क्योंकि यूनानियों ने भी उन पर अपनी लिपियों का जो है वर्णन किया था अपने स्तंभों पर। अशोक के स्तंभों का शीर्ष जो है घंटाकार होना ईरानी प्रेरणा से प्रेरित था, क्योंकि ईरानियों ने भी शीर्ष पर घंटाकार जो है एक आकृति बनाई थी, लेकिन उनके शीर्ष पर कुछ पशुओं के निशान नहीं थे जैसे अशोक ने बनवाए थे। लेकिन प्रभाव है कि ये जो शीर्ष अशोक ने बनवाया ये उन्हें देख कर ही बनवाया था, ठीक है? तो जो स्तंभ उत्कीर्ण करवाने की जो जो प्रथा है, अभिलेख उत्कीर्ण कराने की जो प्रथा है, वो दारा प्रथम से ही प्रेरित हुआ था अशोक, तब उसने करवाए थे। ईरानी क्षत्रप प्रणाली का विकास हुआ था। शक कुषाण शासकों द्वारा क्षत्रप प्रणाली का विकास किया गया था। ठीक है? तो ये कुछ ईरानी आक्रमण के प्रभाव थे। ठीक है? यूनानी आक्रमण को अगर देखा जाए तो सिकंदर सिंधु नदी और खैबर दर्रे को पार करके भारत पहुंचा। ये यूनानी आक्रमण करने आया था। यूनानी एक राजा था, फिलिप का बेटा था, फिलिप द्वितीय का। तो ये आक्रमण करने आया। सेम इंग्लिश में है, सेम मटेरियल है। तो डेरियस फर्स्ट थ्री इंस्क्रिप्शंस बेहिस्तून, पर्सिपोलिस एंड नक्शे रुस्तम कन्फर्म्स दिस कि उसने जो है नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है आक्रमण किया और जीता और वहां पर अपना राज्य स्थापित किया था। इंडिया पेड 300 talents of gold as revenue to Iran. Darius III was the last Persian emperor, defeated by the Alexander in the Battle of Arbela in 331 BCE. His battle is referred to as the Battle of Gaugamela by Arian. ठीक है, इसके प्रभाव क्या कहते हैं? जैसे खरोष्ठी लिपि, स्प्रेड ऑफ खरोष्ठी लिपि, प्रमोशन ऑफ ईरानियन अरेमाइक स्क्रिप्ट और द बिगिनिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्रिप्शन कार्विंग और लिपि जैसे शब्दों का प्रयोग, ठीक है? और बेल शेप्ड टॉप, घंटाकार टॉप जो अशोक का वो था। डेवलपमेंट ऑफ द ईरानियन स्ट्रैप सिस्टम, क्षत्रप, सॉरी क्षत्रप सिस्टम जो था ईरानियों का, शक जैसे शक क्षत्रप हुए बाद में, कुषाणों ने भी अपने क्षत्रप नियुक्त किए थे। तो वो जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ था? ईरानी आक्रमण के कारण हुआ था। ठीक है? ग्रीक का बात करें, यूनानी आक्रमण, ग्रीक इन्वेजन, इसमें क्या है कि अलेक्जेंडर क्रॉस द इंडस रिवर एंड द खैबर पास टू रीच इंडिया। इंडिया पहुंचने के लिए उसने जो है इंडस नदी को और खैबर दर्रे को जो है पार करके भारत आया था। तक्षशिला के शासक आम्बी ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। किसका? सिकंदर का। आम्बी के अलावा और भी थे जैसे शशिगुप्त, पुष्करावती और संजय। इन तीनों ने सिकंदर की हेल्प करी थी। आम्बी ने भी करी, शशिगुप्त, पुष्करावती और संजय ने भी जो है सिकंदर की हेल्प करी थी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को पराजित किया था। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस को पराजित किया 326 ईसा पूर्व में, राजा पोरस को पराजित किया था। इस युद्ध को झेलम का युद्ध, ये नाम है इसके कई सारे, इसको याद रख लेना, इसको एक इमेज तो डाल ही लेना दिमाग में कि इस युद्ध को जो है झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, कुर्री का युद्ध, सॉरी कर्री का युद्ध और ग्रीक इतिहासकार इसको हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, देखो झेलम भी वही है, झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, तो वितस्ता का युद्ध, कर्री का युद्ध और हाइडेस्पीस जो है वो झेलम का ग्रीक नेम है। ठीक है? जो ग्रीक इतिहासकार हैं वो झेलम को हाइडेस्पीस नाम देते हैं अपने इतिहास में, अपने उसमें। तो हाइडेस्पीस का युद्ध भी इसको कहा जाता है। पोरस का राज्य जो है वो झेलम और चेनाब नदियों के बीच में था। पोरस का राज्य, सिकंदर की सेना ने नंद राज्य के भय से ब्यास नदी को पार करने से, ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। नंद राजाओं के भय से, नंद राज्य के भय से, क्योंकि उस शक्तिशाली राज्य बताया जाता था उस टाइम पे नंदों का। ठीक है? सिंधु नदी तट पर स्थित पाटल में द्वैराज्य प्रथा थी। सिंधु नदी के तट पर एक पाटल जनपद था, उसमें द्वैराज्य प्रथा थी। द्वैराज्य प्रथा क्या थी?
दो राजा होते थे पाटल में। दो राजा दो राजा शासन करते थे। दो राज्य प्रथा थी। और पाटल की विजय जो है वो सिकंदर की अंतिम विजय थी। पाटल की विजय सिकंदर की अंतिम विजय थी। पाटल में द्वैराज्य राज्य प्रथा थी, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर था ये। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानस को अपने साथ ले गया। मेगास्थनीज के अनुसार मंडनिस नामक दार्शनिक ने सिकंदर को अपने ज्ञान से प्रभावित किया था। मंडनिस ने, ठीक है, मंडनिस ने प्रभावित किया था, लेकिन मंडनिस को ले जाना भी चाहता था सिकंदर, ठीक है। मंडनिस ने क्या कहा था? हाँ, मंडनिस सिकंदर को अपने साथ ले जाना चाहता था। दरबार में बुलाया था सिकंदर को। उसने सिकंदर ने दरबार में बुलाया था मंडनिस को। तो मंडनिस ने बोला कि सिकंदर मेरा जो है सिर काट सकता है, लेकिन मेरे ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। ये ऐसा कुछ इसने कोटेशन दिया था सिकंदर के लिए, मंडनिस ने। सिकंदर मेरे सिर को काट सकता है, लेकिन मेरे ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। और लेकिन इसके ज्ञान से प्रभावित हुआ था सिकंदर, ठीक है। और किसको साथ ले गया था? कालानस नामक एक दार्शनिक को अपने साथ ले गया था। सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना करी। और पहला नगर था उसका निकेया, जो उसने विजयनगर विजय की स्मृति में अपनी जीत के कारण बनवाया था। और दूसरा जो नगर उसने बसवाया था उसका नाम था बुकाफेला, बहुकेफला, जो अपने घोड़े बुकाफेला के नाम पर बसवाया था। 19 महीने तक सिकंदर भारत में रहा। नियाकर्स जो है वो सिकंदर की जल सेना का सेनापति था। अरिस्तोबुलस जो है वो सिकंदर का जीवनी लेखक था, ठीक है। ये भी याद रखने हैं आपको। ये उसके साथ भारत आए थे, तब इन्होंने इतिहास लिखा है। सेम मटेरियल इंग्लिश में भी। In the 323 BCE, Alexander passed away in the Babylon due to brain fever. दिमागी बुखार के कारण जो है इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में वापस जाते समय। और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। और इसकी डेथ के बाद में, आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ, 321 बीसीई में एक ट्रीटी होती है, त्रिपेदेश की संधि होती है इसके जो सेनापति थे उनके बीच में। और जो है फिर इसका जो एम्पायर का डिवीजन है वो हो जाता है, और एम्पायर का विभाजन हो जाता है, ठीक है। एम्पायर का विभाजन हो गया इसके उनमें, जो सेनापति थे उनमें। इसका प्रभाव क्या रहा? जो यूनानी आक्रमण हुए उनका प्रभाव क्या क्या रहा कि जो यूनानी आक्रमण हुए नॉर्थ वेस्ट रीजन में, कि गांधार स्टाइल, गांधार जो कला थी, गांधार संस्कृति का विकास हुआ नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र है उसमें। जो यूनानी जो 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 कलाएं थी वो गांधार संस्कृति में मिश्रित हो गई। गांधार संस्कृति संस्कृति का विकास हुआ उस टाइम पे। और डेवलपमेंट ऑफ क्षत्रप सिस्टम, इनके भी क्षत्रप सिस्टम का विकास किया। और आर्ट ऑफ मिंटिंग कॉइन्स, ठीक है, सिक्के बनने का जो जो वो था कला, उसमें विकास हुआ था। सिक्के बनाने की कला में विकास हुआ। जैसे लेख वाले सिक्के आने लगे थे, ठीक है। पंचमार्क सिक्कों के स्थान पर लेख वाले सिक्के आने लगे। और सुंदर मुद्रा के निर्माण की कला जो है वो शुरू हुई, का विकास होने लगा था। क्योंकि जो यूनानी शासक थे, यूनानियों ने जो आक्रमण किया, तो उनकी जो मुद्राएं थी उनको देखते हुए यहाँ पर भी मुद्राओं का विकास होने लगा था, ठीक है। पंचमार्क के स्थान पर लेख वाले सिक्के आने लगे थे, मतलब कुछ लिख के सिक्के देने लगे थे। और विकास हुआ भारतीय मंच पर। यवनिका जो है, यवनिका, यवनिका शब्द जो है ये यूनानी जो है प्रभाव प्रभाव है, यूनानियों का जो प्रभाव है, यूनानी साहित्य में यवनिका जो शब्द है उससे लिया गया है। भारतीय रंगमंच पे मतलब थिएटर में जो आता है उससे लिया गया है। जैसे द यूज ऑफ यवनिका इन द इंडियन थिएटर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक कल्चर, ठीक है। और कुछ नेम्स हैं जो जो ग्रीक साहित्य में जो रिवर्स हैं उनके नाम अलग अलग मिलते हैं। जैसे झेलम नदी का जो नाम है वो हाइडेफिस हाइडे सॉरी हाइडेस्पीस हाइडेस्पीसिस मिलता है झेलम नदी का नाम। जैसे वॉर ऑफ हाइडेस्पीस का युद्ध जो बोलते हैं, तो वो झेलम नदी के किनारे हुआ था ना, इसलिए हाइडेस्पीस का युद्ध बोल देते हैं। तो और एक रावी है, रावी रिवर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोटीज, हाइड्रोटीज बोला जाता है ग्रीक साहित्य में। चेनाब नदी के लिए जो नाम आया है वो है
एसेसिनिस। ब्यास नदी के लिए जो नाम आया है वो है हाइफेसिस। और सतलज नदी के लिए जो नाम आया है वो है जेराड्रॉस। ये सारा जो है यहाँ पर अपनी जो क्लास है वो ख़त्म होती है। और जितना भी मैंने जो आपको ये मटेरियल दिया है, ये मुझे लगता है सफिशिएंट है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। इसमें से उम, जितना भी हो सकता था 80 टू 90% मटेरियल मैंने इसमें कवर कर लिया। इस क्लास को देखने के बाद और इसके जो नोट्स हैं उसको लेने के बाद में आपको इन नोट्स को ही बार-बार रिवीजन करना है, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, एक ही चीज़ को आप अगर 10 बार पढ़ लोगे वो ज़्यादा बढ़िया है, किसी 10 चीज़ों को एक-एक बार पढ़ने से तो, ठीक है? तो इन्हीं नोट्स को आप बार-बार रिपीट करें, जितना समय मिले उतना रिपीट करें। और इससे ही आपका काम चल पाएगा, जिससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएँगी, दिमाग में सेट हो पाएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए भाई? क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और पीवाईक्यूज़ पूछे भी गए हैं। कुछ पीवाईक्यूज़ मैंने अपने इसमें ऐड किए हैं, जैसे उन पे नज़र मार लेते हैं। बाकी क्लास के बाद जो है जो वो जो जी फॉर्म वाला जो सीरीज़ चलाने वाले हैं उसको भी हम लाएँगे। उसमें भी इसके जितने भी पीवाईक्यूज़ आए हैं उन सबको कवर करेंगे, ठीक है? हाँ, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के भारतीय सैनिक अभियानों में उसके साथ भारत आया था? बताओ भाई, कौन आया था इनमें से? अभी-अभी बताया मैंने, न्याकर्स। ये देखो, ये रहा। न्याकस वाज द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर्स नेवल फोर्सेस। दिया है ना? कौन था इसका आंसर? न्याकस, जो सिकंदर की नौसेना जहाजी जल सेना का प्रधान जो था, सेनापति था। दूसरा क्वेश्चन है, लिच्छवी गणराज्य को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया? तो लिच्छवियों पर जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था, ठीक है? लिच्छवी वैशाली के जो लिच्छवी थे, वज्जी वैशाली वज्जी संघ का जो समाप्त किया, 36 राज्यों का जो संघ बनाया था वज्जियों ने मिलकर के, उसको किसने हराया था? अजात शत्रु ने। 2 औजार यूज किए थे, कौन से थे? कौन से औजार थे? वो थे रथ मूषल और महाशिलाकंटक, इनको हराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापद्म नंद क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है? देखो, द्वितीय परशुराम का अवतार बताया जाता है महापद्म नंद को, सही है, ठीक है। सर्व शक्रांतक इसको बताया जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, ये भी सही है। एकराट बताया जाता है इसको, एकराट की उपाधि इसने धारण कर दी थी, ये भी सही है। अमित्र घात नहीं होगा, क्योंकि अमित्र घात जो है ये मौर्य वंश के बिंदुसार की एक उपाधि थी, बिंदुसार का नाम था, ठीक है। ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अमित्र घात, ठीक है। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था? ये भी सही है क्वेश्चन। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन या उदयभद्र। जो अजात शत्रु का बेटा था उदयभद्र, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। इसके बाद बात करें तो किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल्ल सहित 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध किया था? किसके साथ, किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में वज्जी और मल्ल 36 राज्यों का जो संघ बना करके मगध से युद्ध किया था। उस टाइम पे राजा कौन था? अजात शत्रु। रथमूषल महाशिलाकंटक यूज हुए थे इसमें, याद रखने हैं ये सारे आपको। इसके बाद क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आया है और आते भी हैं, इसके जो राजधानियां हैं उससे मिलाने के लिए क्वेश्चन आते हैं किसकी क्या राजधानी है, ठीक है। सब याद होना चाहिए। अवंती की अगर मैं बात करूं तो अवंती मध्य भारत का मालवा क्षेत्र था। गांधार की बात करें तो पेशावर रावलपिंडी का क्षेत्र। चेदी मध्य भारत बुंदेलखंड का क्षेत्र। और वज्जी जो है ये नेपाल की पहाड़ियों और गंगा का उत्तरी भाग था, वो वज्जी में था। तो 1 2 3 4 इसका सीधा सीधा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहीं पे अपनी क्लास जो है ये खत्म होती है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना जो ये नोट्स मैं दे रहा हूँ उन्हीं को रिवीजन करें, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा।
और एक-एक बार 10 चीज़ों को पढ़ोगे आप तो उससे कुछ नहीं होगा, अगर एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ लोगे तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है? हिस्ट्री को अगर मास्टर करना है ना, अपने दिमाग में फ़ीड करना है तो रिपीटेड रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री का इतना वास्ट सिलेबस है, उसको अगर आप रिपीट एंड रिपीट रिवीज़न नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में वो सेट होने वाला नहीं है। और हमारे हिस्ट्री स्कॉलर्स के टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं, और कोई भी आपको अगर क्वेरी आती है हमारे जो नोट्स हैं उनसे संबंधित, या फिर जो आप अपनी हिस्ट्री में मास्टर होना चाहते हैं, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। इस पे हम जो है टेस्ट सीरीज़ भी लाते हैं, टेस्ट भी लेते रहते हैं समय-समय पर, और एमसीक्यूज़ वगैरह भी कराते रहते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल मैं देने वाला हूँ वो आपको कोई भी नहीं देगा, आप चाहे पूरा यूट्यूब छान मारिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।